गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जब हम सबसे पहला कदम रखते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल उठानी होती है। हमें बहुत से डाउट्स होते हैं कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा फ़ंड हमें चूज़ करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से मिस्टेक्स इन्वेस्टर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप एसआईपी के माध्यम से अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक फ़ंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक सिंपल तरीके से भी एक फ़ंड को चूज़ करके भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखा जाता है कि इन्वेस्टर हमेशा टिप्स के पीछे भागते हैं कि मुझे हाईएस्ट रिटर्न वाला फ़ंड बता दीजिए, कौन सा बेटर फ़ंड है जिसमें मैं ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊँ। लेकिन सही सक्सेस म्यूचुअल फ़ंड में टाइम बिताने से होती है। एक फ़ंड को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो वो फ़ंड आपका इतना ग्रो करेगा कि आपके गोल को अचीव कर पाएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कौन कौन से फ़ंड हाउसेस हैं, उनमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका क्या एक्सपेंस रेशो है, डायरेक्ट फ़ंड क्या होता है, रेगुलर फ़ंड क्या होता है, और आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है और अपने पैसे को ग्रो करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इससे हम पता लगा पाएंगे कि कैसे आप अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक लिया है म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर। कोई भी एक एंट्री लेवल इन्वेस्टर है जिसको कि डाउट है कि मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट में कदम आगे बढ़ाना है, ये वीडियो उनके लिए है। दूसरा, ये वीडियो उनके लिए है जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में 5 साल बिताने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में 5 साल भी नहीं दे सकते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उसी के लिए है जो कम से कम 5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को देने वाला है और कुछ रूल्स को फॉलो कर सकता है जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले रूल मैंने क्या लिखा है कि यू शुड हैव एमरजेंसी फ़ंड ऑफ 3 to 6 मंथ्स। आपके पास आपके जितने भी महीने के खर्चे हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से या 6 से। सपोज़ आपके महीने के खर्चे 50,000 रुपीज़ हैं तो 50,000 इंटू 3 आपके पास 1,50,000 रुपीज़ होना चाहिए। 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपीज़ होना चाहिए। सो 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक आपके पास होना चाहिए अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है। इस एमरजेंसी मनी को मैं फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, आप फ़िक्स डिपॉज़िट में अपने बैंक में रखिए ताकि कल को कोई भी अगर एमरजेंसी घर में आ जाती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आप इस पैसे से अपना गोल फुलफ़िल कर सकते हैं, उस एमरजेंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्ट्रेटजी में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक बार वो पैसा निकाल लिया तो आप बाद में आप उस बकेट को फिर से रीफ़िल कर दीजिए। सपोज़ आपने 1.5 लाख रुपीज़ रखा था, आपने 50,000 रुपये एक किसी एमरजेंसी में उसको यूज़ कर लिया, तो बाद में 50,000 रुपये से उसको फिर से आप बकेट को रीफ़िल कर दीजिए ताकि फिर से अगर कल को कोई और इमरजेंसी हो तो ये चीज़ आपके काम में आए। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी एक फाउंडेशन थोड़ा सा बन गई है और आप इन्वेस्टमेंट में कदम आगे रख सकते हो। नहीं तो क्या होता है, जब हम इन फाउंडेशन की तरफ ध्यान नहीं देते और इन्वेस्टमेंट में शुरुआत कर लेते हैं किसी से टिप्स लेके और सोचते हैं कि हम उसमें ज़्यादा पैसा बना लेंगे, तो और घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको वो पैसा निकालना पड़ता है। हो सकता है उस टाइम मार्केट में फॉल आ रखा हो तो आपको फिर लॉस भी उठाना पड़ सकता है। फिर लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एक फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन को अगर आप फॉलो करोगे आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हेल्प यू स्टे काम ड्यूरिंग मार्केट फ्लक्चुएशन। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फाइनेंशियली बनी हुई है,
आपने इंश्योरेंसेस ले रखे हैं और इमरजेंसी फ़ंड को अपना अलग से रखा हुआ है, तो कोई भी मार्केट में उतार चढ़ाव आए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों आपको ये लगेगा कि मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसा पड़ा है और ये मार्केट आज नीचे है, कल फिर ऊपर हो जाएगा और धीरे 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 आपका पैसा ग्रो कर जाएगा. सो द आइडिया इज़ दैट you have to take risk to get ahead, but no risk that can wipe you out is worth taking. कि ये आइडिया अच्छा है कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन कोई भी रिस्क वर्थ टेकिंग नहीं है जो कि आपको इस गेम से बाहर कर दे. अगर आपको सपोज़ आपने इमरजेंसी मनी को भी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया और घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो फिर आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा और उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो आप गेम से बाहर हो जाओगे, फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी निकालनी पड़ेगी. सो इस इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे आप अपने गोल को हमेशा अचीव कर पाओगे. सो म्यूचुअल फंड सक्सेस comes from building the right system and staying invested long enough to achieve your goals. So म्यूचुअल फंड में आप सक्सेस पा सकते हो अगर आपने राइट सिस्टम को फॉलो किया है. जो राइट सिस्टम मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, अगर आप उस प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे और उस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करोगे और इन्वेस्टमेंट में बने रहोगे, तो आप अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे. तो अगली स्लाइड में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स इन्वेस्टर करते हैं और कैसे आपको उससे बचना चाहिए. तो देखिए, वाई मोस्ट पीपल फेल इन म्यूचुअल फंड. फर्स्ट, नॉट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फंड. ऐसा नहीं कि कोई भी फंड रॉन्ग है, कोई भी फंड हो, ख़राब से ख़राब फंड भी हो, अगर आपने उसे टाइम दिया है तो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड मोस्ट पीपल डज़ नॉट फेल बिकॉज द मार्केट डज़ नॉट ग्रो. बिकॉज लोग सोचते हैं कि 1 साल में ही मार्केट बढ़ जाएगा या 2 साल में ही मार्केट बढ़ जाएगा, और वो लोग फिर पैसा निकाल लेते हैं और वो लोग फेल हो जाते हैं. सो इस म्यूचुअल फंड का एक रूल है जो मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम इन्वेस्टमेंट को 5 साल ज़रूर दीजिए. फिर कहते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्ट्रेटजी एंड लैक ऑफ पेशेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, एमरजेंसीज़ को, अपने एमरजेंसी फ़ंड को मेंटेन रखोगे, इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंसेस को लेकर रखोगे, तो आप राइट स्ट्रेटजी में होंगे, रॉन्ग स्ट्रेटजी में नहीं होंगे. एंड लैक ऑफ पेशेंस. लैक ऑफ पेशेंस यही बताता है कि लोग जल्दी मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं और उनको लॉस हो जाता है. सो यही कहा जाता है कि रिटर्न्स डू नॉट मैटर इफ़ यू कैन नॉट स्टे इन्वेस्टेड. सपोज़ आप सोचते हो कि मुझे 1 साल में ही पैसा बनाना है, उस रिटर्न्स का कोई फ़ायदा नहीं है. सपोज़ आपने 1 लाख रुपए लगाया, 20% पैसा बढ़ भी गया, लेकिन फिर आपने पैसा निकाल लिया, गोल तो पूरा नहीं हुआ ना. सो रिटर्न्स डू नॉट मैटर इफ़ यू कैन नॉट स्टे इन्वेस्टेड. अगर आप 5 साल या 6 साल उसमें टिके रहोगे, वो पैसा डबल हो जाएगा 12% के रेट से अगर वो ग्रो कर रहा है. तो इन्वेस्टमेंट में बने रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इन गलतियों से आपको बचना चाहिए. अब हम बात करते हैं SIP की, कि जो भी मैं ये बताने वाला हूँ ये एक एंट्री लेवल इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, कि जो कि इन्वेस्टमेंट में शुरुआत कर रहा है. अगर सपोज़ वो लमसम इन्वेस्टमेंट करता है और एक ही बार में पैसा बहुत सारा मार्केट में लगा देता है या किसी फ़ंड में लगा देता है, उस टाइम हो सकता है कि मार्केट फॉल हो जाए. हो सकता है 10% मार्केट गिर जाए 1 महीने में, 2 महीने में 15% गिर जाए, तो उस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा. उस कॉन्फिडेंस लूज़ होने के कारण वो मार्केट से एग्ज़िट भी कर सकता है. लेकिन अगर आप शुरुआत अपनी SIP की फॉर्म में करोगे, SIP को बोलते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे कि मंथली आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट होता रहता है और आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है. तो कभी आप सस्ते में ख़रीदोगे, कभी आप महंगे में ख़रीदोगे, तो एवरेज में आपके रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा हैं. तो यही इसमें की बेनिफिट ऑफ SIP में बताया है कि इसके बेनिफिट क्या हैं. रूपी कॉस्ट एवरेजिंग,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट विद एन एम टू अचीव गोल्स। इससे आप डिसिप्लिन में रहते हो, आप ये नहीं देखते हो मार्केट गिर रही है, मार्केट बढ़ रही है, आप बस इन्वेस्टमेंट करते जाते हो। एंड फोर्थ इज़ कन्वीनियंस। इसमें इतना कन्वीनियंस है कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो, आप डेली SIP कर सकते हो, आप वीकली SIP कर सकते हो, आप मंथली SIP कर सकते हो, आप क्वार्टरली SIP कर सकते हो। तो इतनी कन्वीनियंस है, आप कभी भी SIP को पॉज भी कर सकते हो, फिर से रिज्यूम कर सकते हो। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हेल्प्स। सपोज आपने मंथ वन मंथ उसमें पैसा डाला, 1 महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने, और इसमें आप 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इसमें हम 3 मार्केट सिनेरियोज़ का इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। एक है राइजिंग मार्केट, जब मार्केट बढ़ रही होती है, सबको लगता है कि बहुत पैसा बन रहा है। एक होता है फॉलिंग मार्केट, जिसमें कि मार्केट गिर रही होती है, आपको लग रहा है कि बहुत लॉस हो रहा है। और एक होता है वोलेटाइल मार्केट, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज़ आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो उस शेयर का एक प्राइस होता है, उस शेयर का प्राइस पे आप उसको ख़रीदते हो, तो आपको पता लगता है कि एक शेयर इतने रुपए का है। इसीलिए इसी तरह से म्यूचुअल फ़ंड में भी जो आपने एक फ़ंड लिया है, उसका भी एक डेली का प्राइस होता है, तो आप देखते ही होंगे। फिर उसमें पता लगेगा कि उसका प्राइस दिन पे दिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो सपोज़ उस प्राइस को बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो इसमें आप देखेंगे, अगर वो 10 रुपये का है, जिस दिन आपने फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट करी वो 10 रुपये का है, तो आपको कितने यूनिट्स मिलने वाले हैं? 10,000 डिवाइड बाई 10, सो आपको मिलेंगे 1000 यूनिट। नेक्स्ट मंथ आपने 10,000 रुपये की SIP आपकी जो चल रही है वो चली, उस टाइम पे मार्केट बढ़ रही है, तो ये 10.5 का अगर उसका रेट चल रहा है, तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे? 952, 10,000 डिवाइड बाय 10.5। फिर देखिए थर्ड मंथ में क्या होता है, 10,000 डिवाइड बाय 12, तो आपको यूनिट्स मिलेंगे 833। फिर आपको देखोगे 714, तो आपको लगेगा मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन मुझे यूनिट्स कम मिल रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि उसका भाव बढ़ रहा है। जिस चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको वो चीज़ कम मिलती है। अगर आप बाज़ार से भी कुछ सामान लेने जाते हो, 1 महीने अगर वो 10 रुपये की मिल रही है और अगले महीने वो 12 रुपये की मिल रही है, तो जिस दिन 12 रुपये की मिल रही है तो आपको सामान कम मिलेगा। इसी तरीके से जब राइजिंग मार्केट होती है और उसमें प्राइस बढ़ते हैं तो आप कम यूनिट अटेन कर पाते हो। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे बनती है? जितने आपके यूनिट्स होते हैं और जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होती है। सो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू योर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, आपने ये 6 महीनों में 4,643 यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए, इकट्ठे कर लिए, और उस टाइम पे उसका जो वैल्यू है NAV उसका 20 रुपीज़ चल रहा है। तो आप 4,643 इंटू 20 करोगे तो आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो वो 10 रुपये वाली NAV 30 रुपये की हो जाएगी। सो 30 रुपीज़ की आपकी वैल्यू इंटू जितने आपके यूनिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से आपके वैल्यू ग्रो करती रहती है, जो आपको अपने ऐप में दिखाई देगी। इसी तरीके से हम फॉलिंग मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने राइजिंग मार्केट का लिया, अब फॉलिंग मार्केट में क्या हो रहा है कि पहले 10 रुपये की NAV थी, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 1000 यूनिट मिल गए। फिर अगले महीने 9.75 की NAV हुई तो आपको 1025 यूनिट्स मिले। यहाँ कम मिले थे, यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर 9 रुपये की NAV हुई, आपको और ज़्यादा यूनिट मिले। 7 रुपये की NAV हुई, आपको और ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाव तो
कम हो रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन यूनिट्स कैसे ज़्यादा मिल रहे हैं? यही तो बात है। लोग सोचते हैं मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपका होराइज़न और आपका गोल 10 साल बाद का है तो आपको तो खुश होना चाहिए। जब मार्केट गिर रही है तो सेम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसमें से ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हो। और जब को 10 साल बाद जब उसकी वैल्यू होगी तो आपके यूनिट ज़्यादा इकट्ठे होंगे, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, फॉलिंग मार्केट में बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो SIP की तरफ से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप राइजिंग मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, आप फॉलिंग मार्केट में भी करते हो, और आप वॉलेटाइल मार्केट में भी करते हो। तो इससे बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा हैं और आपका ओवरऑल जो इसमें एक्सपीरियंस रहने वाला है वो बेहतर रहने वाला है। आपके एग्जिट होने के चांसेस ना के बराबर हैं अगर आप उसे समय देते हो। अब मैंने पहले भी बताया कि ये वीडियो एंट्री लेवल इन्वेस्टर के लिए है जो कि इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करने वाला है। तो वो अब एक इंडेक्स फ़ंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इंडेक्स फ़ंड क्या होता है कि जैसे आप देखते हो आपका सेंसेक्स है या आपका निफ्टी 50 है, जो आप डेली टेलीविज़न में भी देखते हो और सब न्यूज़ आती रहती है कि आज इंडेक्स आपका बढ़ गया या कब हो गया, या आज आपका मार्केट गिर गया या मार्केट चढ़ गया। तो उसको वो इस इंडेक्स को देख के वो आपको बताते हैं। सो इंडेक्स एक आपका इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है या इकोनॉमी हमारी कम हो रही है इस इंडेक्स की मदद से। सो इंडेक्स फंड क्या करता है, जो भी वो इंडेक्स है ये उसको डुप्लीकेट कर लेता है। इट मिरर्स ए मार्केट इंडेक्स। तो जो उस इंडेक्स के अंदर चीज़ें हैं या जो भी शेयर्स हैं वही सेम वो ख़रीद लेता है। जितना उसका प्रोपोर्शन है 10%, 6%, 4% हर स्टॉक का, वो उसी फॉर्म में उसको ख़रीद लेता है और उसको मिरर इमेज बना देता है। सो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड सिक्योरिटी एज पर इंडेक्स एंड इन द सेम प्रोपोर्शन और वेटेज। तो इसमें क्या होता है, पैसिव फंड मैनेजमेंट। इसके अंदर कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है कि इस शेयर को परचेज़ करें या इसको सेल करें। इसमें जो आपका इंडेक्स चल रहा है वही ये उसकी कॉपी कर रहा है। सो इट एम्स टू ऑफर रिटर्न्स एंड अंडरटेक रिस्क विच इज़ सिमिलर टू द इंडेक्स। इसका जो फीस कैप किया गया है वो 1.5% किया गया है कि इससे ज़्यादा इसका फ़ीस नहीं हो सकता एनुअल। फिर इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। आप जैसा देखोगे मार्केट में आपका इंडेक्स बढ़ा है, सेम वे में आपको नेक्स्ट डे पता लगेगा कि आपका फ़ंड भी उतना बड़ा है। तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है और आप उसको चेक करके उसी तरीके से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना रिव्यू कर सकते हो। अब मैं बात करूं तो एक एंट्री लेवल इन्वेस्टर की बात कर रहे थे कि अगर एंट्री लेवल इन्वेस्टर उन रूल्स को फॉलो करे जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, और एक सिंपल से सिंपल एक निफ्टी 50 इंडेक्स को भी अगर परचेज़ कर ले और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखे, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। निफ्टी 50 में क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो टॉप 50 कंपनीज़ का मैं आपको सारा लिस्ट दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से इसके बारे में की इनसाइट्स क्या हैं, इसके अंदर जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं वो इंडेक्स को डोमिनेट कर रही हैं। उसमें 40 to 50% पैसा तो टॉप 10 कंपनीज़ में ही जा रहा है, और बाकी जो आपका 50 to 60% पैसा हो गया वो बाकी 40 कंपनीज़ में जा रहा है। अभी मैं आपको उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स एज ऑन 27 फरवरी 2026। अब इसमें आप देखिए, इसमें मैंने 2 स्लाइड बनाई हैं। एक स्लाइड में 25 हैं, इधर 12 to 13, इधर भी 12 to 13, और नेक्स्ट स्लाइड में सिमिलरली मैंने ये सब लिस्ट आउट किया है ताकि आपको प्रॉपरली दिखा सकूं। सो निफ्टी 50 के अंडर भी आपका HDFC बैंक का कितना परसेंटेज है, 11.83, ICICI बैंक 8.58, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 8.20%, भारती एयरटेल 4.56%,
लार्सन एंड टोरबो जिसको हम एल बोलते हैं 4.38, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.34, इन्फोसिस 3.97% एंड सो ऑन। सो इसमें जो आपका 100% पैसा है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, आप यहाँ से देख पा रहे हो। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड में भी ये बाकी 25 कंपनीज हैं। तो अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो जो इंडेक्स है उसमें इन कंपनीज़ के इन प्रपोर्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए सो आपका 118 रुपये HDFC बैंक में चले जाएंगे और 85 रुपीज़ आपका ICICI बैंक में चला जाएगा और 82 रुपीज़ आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में चला जाएगा। सो इस तरीके से सारा जो आपका पैसा है वो इन कंपनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब इन कंपनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो रिस्क के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो तो आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदते हो या 4 का खरीदते हो या 5 का खरीदते हो, उसमें रिस्क के चांसेस फिर भी ज़्यादा हैं। हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आ जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आपके फ़ंड में 40 से 50 कंपनीज़ के शेयर हैं तो उसमें लंबे समय में आपका रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपकी इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो इन कंपनीज़ के बदौलत करेगी। तो इन कंपनीज़ की अगर वैल्यू बढ़ेगी, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, आपके फ़ंड की वैल्यू बढ़ेगी और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। अब आप देखिए ये निफ्टी 50 का मैं फिर से ये एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि जो इसकी जर्नी रही 96 से 2026 30 इयर्स में, ये 1000 से स्टार्ट हुआ था और आज 25,000 के आसपास है। तो ये 25 गुना बढ़ गया है। तो 25 गुना बढ़ गया है तो इसमें अगर किसी ने इतना लंबा समय उसको दिया तो उसका भी पैसा ग्रो किया है। अगर किसी ने उसे 10 साल या 15 साल भी दिए होंगे तो काफ़ी गुना उसका पैसा बढ़ा है। आप इधर से देख सकते हो, यहाँ 1000 है और यहाँ 9000 या 10,000 है, तो आपका पैसा इधर कितना ग्रो हो गया। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो, आप इधर भी देख सकते हो, आप यहाँ भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। तो लंबे समय में आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर किसी ने 30 साल उसको दिए और बना रहा तो 25 गुना पैसा वो बढ़ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस लंबी इन्वेस्टमेंट में इंसान तभी बन सकता है जब वो रूल्स को फॉलो करता है, अपना इंश्योरेंसेस को हमेशा लेके रखे, अपने इमरजेंसी फ़ंड को हमेशा मेंटेन करके रखे, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो इन्वेस्टमेंट रिडीम ना करनी पड़े। इन्वेस्टमेंट का काम इन्वेस्टमेंट करता रहे और आपकी इमरजेंसी वाला पैसा इमरजेंसी करे। नेक्स्ट, अब इसमें होता है कि सपोज़ अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक रेगुलर प्लान होता है, एक डायरेक्ट प्लान होता है। रेगुलर प्लान का मतलब होता है कि जो कि प्लान आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू लिया है और उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट का कमीशन जुड़ा होता है। हालांकि जो डायरेक्ट प्लान होते हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं और आपका एक्सपेंस कम होता है। उसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। अब निफ्टी 50 अगर एक इंडेक्स है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें मैंने ये टॉप 10 जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जिसमें टॉप 10 कंपनीज़ में पैसा कितना लगा हुआ है, ये होता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसमें अगर मैं UTI म्यूचुअल फ़ंड की बात करूं तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड में 26,517 करोड़ पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ है। इसी तरीके से HDFC म्यूचुअल फ़ंड में 22,260 करोड़ रुपीज़ पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ है, उसी फॉर्म में जैसा मैंने आपको दिखाया है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फ़ंड के निफ्टी 50 इंडेक्स में 15,180 करोड़ रुपीज़ पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ है। इसी तरीके से आप बाकियों का भी देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सपेंस रेशो भी मेंशन करने की कोशिश किया है कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और रेगुलर ग्रोथ प्लान। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो होता है वो होता है जिसमें कोई भी एजेंट और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है
और उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशो है एनुअल वो ये है, और सबसे कम आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो इंडेक्स फंड्स में ही होता है, क्योंकि इसमें कोई फ़ंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है। फ़ंड मैनेजर जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.6%, 0.7%, 1%, 1.5%, 2%, इस तरीके से वो उसके चार्जेस होते हैं, क्योंकि उसकी टीम उसमें रिसर्च में लगी होती है कि कौन से शेयर्स परचेज़ करने हैं और कौन से शेयर्स सेल करने हैं टाइम टू टाइम। लेकिन एक एंट्री लेवल इन्वेस्टर के लिए, जैसे मैंने कहा, एक इंडेक्स फंड भी काफ़ी है। वो उसके गोल्स को अचीव कर सकता है अगर वो लंबे समय तक बना रहे और कुछ रूल्स को फॉलो करे। तो अगर कोई एंट्री लेवल इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लेके भी बिना किसी एजेंट कमीशन के, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के अपना इस फंड को ले सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।